हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्वेता राय। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इस लेक्चर में हमने कवर किया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डिटेल स्ट्रक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है अपने को? चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। सबसे पहले अपन चैप्टर मैप बना लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सा टॉपिक इस चैप्टर में हमको कवर करना है। आपको इस चैप्टर सबसे पहले कवर करना है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हम स्ट्रक्चर करेंगे, ह्यूमंस का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा होता है उसका पूरा डायग्राम बनाएंगे। देन आपको इस चैप्टर में कवर करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो बच्चे चैप्टर मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ, दोनों, उनसे मुझे आंसर चाहिए बीच बीच में, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर इस चैप्टर में आपको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब कोई चीज बनना, गैमेटो मतलब गैमेट, गैमेट फॉर्मेशन मतलब गैमेटोजेनेसिस। अब हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, तो हम ऑब्वियस है कि हम क्या पढ़ेंगे, मेल गैमेट कैसे बनता है और फीमेल गैमेट कैसे बनता है। मेल गैमेट फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन को हम बोलते हैं oogenesis। फिर इस चैप्टर में आपको oogenesis के बाद एक टॉपिक पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो सिर्फ फीमेल्स में होती है, मेल्स में नहीं होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन आपको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। फिर हम कवर करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि जेस्टेशन, पूरे पूरे 9 मंथ्स में एम्ब्रियो कैसे फीमेल की बॉडी के अंदर ग्रो करता है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देन मेरे पास तो स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख रही हूँ। इसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, इतने टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंदर कवर करना। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी, ठीक है, बेबी डिलीवर जो करती है ह्यूमन, फीमेल ह्यूमन जो करती है उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। और फिर आफ्टर डिलीवरी बेबी को जो फीड कराती है फीमेल, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं लैक्टेशन। इतने टॉपिक हमको कवर करना है। ओके, तो क्या क्या कवर करना है इस चैप्टर में हमको? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेट को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन को oogenesis बोलेंगे। देन हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है ओनली इन फीमेल्स। यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हो ओनली इन फीमेल्स, ये सिर्फ फीमेल्स में ही होता है। उसके बाद हमको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का आपको एक चीज और पढ़नी है, इम्प्लांटेशन एंड इम्प्लांटेशन। देन आपको पढ़ना है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इतने टॉपिक हमको कवर करना। तो सबसे पहले हम ये टॉपिक लेंगे। उससे पहले आपको कुछ चीजें जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई हैं उनको आपको समझना होगा। आप ये नोट कर रहे हो? ओके। ओके, हो गया नोट?
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शुरू करने से पहले आपकी एनसीईआरटी में कुछ बातें बोली गई हैं ह्यूमंस को लेके जो आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट ये है, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या है? अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? परी पे अटेंशन यार ना, मैं तुम्हें पेज वापस पीछे कर दूंगी लिखने के लिए, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। मान लो ये हमारा मेल गैमेट है, स्पर्म बोलते हैं जिसको हम, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, पिछले चैप्टर में, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जब गैमेट फ्यूज होते हैं, स्पर्म और एग जब फ्यूज होगा तो एक नया सेल बनेगा जिसे हम क्या बोलेंगे? जायगोट। और इस जायगोट से आगे जाके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमंस में जो बेबी आपके होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। ह्यूमंस कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? बाइनरी फिजन, बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पता है आपको? फर्मेंटेशन। बाइनरी फिजन क्या होता है? ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है। बैक्टीरिया ने क्या किया? पहले अपने न्यूक्लियस को डबल किया, देन एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बना दिए, इसको बोलते हैं हम बाइनरी फिजन। क्या ह्यूमंस ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं क्या? नहीं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। बर्डिंग, हाइड्रा का एग्जांपल पढ़ा है हमने। हाइड्रा में यहाँ छोटी सी एक बर्ड निकलती है, देन ये बर्ड ग्रो करती है, फिर ये बर्ड ऐसे टूट के अलग हो जाती है और इससे नया बेबी हाइड्रा बन जाता है, इसको बोलते हैं बर्डिंग। ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स है। ह्यूमन एक एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, ह्यूमंस हमेशा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी कि ह्यूमंस की बॉडी में प्रॉपर गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, देन उनका फ्यूजन होता है, फिर आगे ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है आपकी बुक में, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये स्टेटमेंट आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, फिल्म द ब्लैंक के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर एक और बात ये बोली गई है आपके लिए, ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस आर विविपेरस। ह्यूमंस आर विविपेरस। इस टर्म का क्या मतलब है? देखो, जो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्ट बेबी डिलीवर करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? विविपेरस। और जो ऑर्गेनिज्म एग ले करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस। जैसे बर्ड्स है, बर्ड्स क्या करती हैं? एग ले करती हैं। बर्ड्स कभी भी बर्ड्स को डिलीवर नहीं करती, वो क्या करती है? एग ले करती है। उस एग के हैज होने के बाद उसमें से बेबी बर्ड निकलता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एग ले करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट बेबी डिलीवर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विविपेरस। तो ह्यूमंस आर विविपेरस। ये बात समझ में आई? अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि ह्यूमंस विविपेरस हैं और बर्ड ओविपेरस हैं? क्या ऐसा मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में समझाई थी, याद करो। हमारे पास प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, और बर्ड्स के पास प्लेसेंटा लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए वो क्या करता है? एम्ब्रियो के आसपास एक शेल बना देता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? एग। उससे उस बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है, फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट वो एग लेकर देती है बर्ड, और उसके बाद एग हैज होता है और उसमें से बेबी बर्ड निकलता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस। तो जिनके पास प्लेसेंटा नहीं होता है जनरली, वो लोग एक एग ले करते हैं, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस। और जिनके पास न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या हम बोलते हैं? विविपेरस। अंडरस्टूड? चलो पीछे वाले पेज पे आ जाओ, पीछे वाले पेज पे आ जाओ। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। ध्यान से समझना, ये कोई ह्यूमन बॉडी है, विजिबल है ये,
ये कोई मान लो ह्यूमन बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी। हमारी बॉडी कैविटी दो पार्ट में डिवाइड होती है। बॉडी कैविटी, हमारा बॉडी वॉल और अंदर जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसके बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी यानी कि हमारी बॉडी ने खाली ड्रम है, ऐसे इमेजिन करो, उसके अंदर सारे ऑर्गन पड़े हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी। याद रखना इस बात को। यहां पर एक मसल्स होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम। इस मसल को हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर वाली बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। डायफ्राम की ऊपर वाली कैविटी को हम क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। और डायफ्राम से नीचे वाली बॉडी कैविटी, ये वाली, इसको क्या बोलेंगे हम? एब्डोमिनल। इसको क्या बोलेंगे हम? एब्डोमिनल। अंडरस्टूड? तो जो ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो कहां पे लोकेटेड होते हैं? एब्डोमिनल के सबसे लोअर रीजन में। देखो ये एब्डोमिन है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा और सीधा बना देती हूँ। ये एब्डोमिनल हमारा, एब्डोमिनल का सबसे लोअर पार्ट ये वाला, इसको बोलते हैं हम पैल्विक रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं? पैल्विक रीजन। इस पैल्विक रीजन में ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लोकेटेड होते हैं। ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं? लोकेटेड होते हैं। ठीक है, यहां पर इसमें अगर ये फीमेल, मान लो अगर ये बॉडी फीमेल बॉडी होती तो पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंदर ही होगा ये, पर ये फीमेल की बॉडी नहीं बनाई है अभी हमने, मेल की बनाई है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है? कुछ पार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का आउट ऑफ द बॉडी होता है। यहां पर दो पाउच होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। इन दो पाउच को हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। और स्क्रोटम के अंदर मेल्स के टेस्टिस लोकेटेड होते हैं। अंडरस्टूड? इसके अंदर, टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? मेल गैमेट। तो पहले तो आपको ये स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। स्क्रोटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेस्टिस के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, देखो इतना पोर्शन ध्यान से समझना, इतना पोर्शन मैं आपको एनलार्ज फॉर्म में बना के दिखाती हूँ। इतना पोर्शन इधर एनलार्ज फॉर्म में बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी है। ये एब्डोमिनल कैविटी का लोअर पार्ट है, विजिबल है ये। ठीक है, इसके नीचे ये आपके दो पाउच है। इन पाउचेस को मैंने क्या बोला था? स्क्रोटम। इन पाउचेस को मैंने क्या बोला था? स्क्रोटम। इन पाउचेस के अंदर बेसिकली आपके टेस्टिस लोकेटेड होंगे। ठीक है, अब होता क्या है, यहां पर ऐसा तो नहीं है कि एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम बिल्कुल ही सेपरेट हो जाएंगे। यहां पर थोड़ा सा स्पेस होता है ताकि ब्लड वेसल्स वगैरह यहां से ट्रांसफर हो सके और जो गैमेट बनेंगे वो यहां से ट्रांसफर हो सके। ठीक है, इस कैविटी को हम बोलते हैं इन्ग्यूनल कैविटी। इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? इन्ग्यूनल कैविटी। ओके, अब यहां पर होती है कुछ स्केलेटल मसल्स। यहाँ एब्डोमेन में क्या होती हैं? आपकी कुछ स्केलेटल मसल्स होती है। वो स्केलेटल मसल्स, एक मसल यहां पर इस कैविटी से होती है, स्क्रोटम में आती है। मैं दूसरे कलर से बना दूं, एक सेकेंड ना। स्केलेटल मसल है ये स्केलेटल मसल की एक लेयर इन्ग्यूनल कैविटी से होते हुए किस में आ रही है? स्क्रोटम में आ रही है। ऐसे स्क्रोटम की वॉल से ऐसे टच रहती है ये, ऐसे। इस स्केलेटल मसल का नाम क्या है? क्रीमास्टर। क्या नाम है इसका? क्रीमास्टर। क्रीमास्टर। क्रीमास्टर क्या है? आपकी स्केलेटल मसल है ये। स्केलेटल मसल क्या होती है बताओ मुझे? स्केलेटल मसल क्या होती है?
वॉलेंट्री मसल, जिनको आप खुद अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो। देखो जितनी भी मसल आपकी बोन से अटैच है वो सारी क्या है, स्केलेटल मसल है, जिनको आप अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो। जैसे मेरा हाथ को मैं मूव कर सकती हूँ क्योंकि मेरी जो हाथ की मसल्स है, हैंड की जो मसल्स हैं वो बोन से अटैच है, तो मेरी मर्जी है, मैं ऐसे मूव कर सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ। लेकिन क्या मैं मेरा फूड पाइप मूव कर सकती हूँ? क्या मैं किडनी मूव कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन है और वो किसी भी बोन से अटैच नहीं है उसकी मसल्स। ऐसी मसल्स को हम क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंटरी मसल्स। तो जो मसल आप खुद से मूव कर सकते हो वो स्केलेटल मसल है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी बोन से अटैच होंगी। अंडरस्टूड? और जिनको आप मूव नहीं कर सकते वो होती है आपकी स्मूथ मसल्स, उनको आप अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो स्क्रोटम में एक लेयर तो आपकी स्केलेटल मसल्स की है, इसका नाम है क्रीमेस्टर। देन यहां पर एक स्मूथ मसल भी होगी, यहां पर एक स्मूथ मसल भी होगी, इसका नाम है डार्टोस। इस स्मूथ मसल का नाम क्या है, डार्टोस। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनके फंक्शन क्या है, ये क्यों है। इसको बोलते हैं हम स्मूथ मसल। स्मूथ मसल मतलब ये है कि आप आपकी मर्जी से इस मसल को मूव नहीं कर सकते हो। अब इसके अंदर हमारे क्या पड़े हुए हैं, टेस्टिस। इसके अंदर क्या पड़े हुए हैं, टेस्टिस। क्या है ये, टेस्टिस। एक बार फिर से समझा देती हूं मैं। हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्डोमेन के बिल्कुल जो लास्ट लोअर रीजन होता है, पैल्विक रीजन, उसमें लोकेटेड होता है। बट कुछ पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। उसमें क्या लोकेटेड होते हैं, टेस्टिस। अतः क्यों होते हैं टेस्टिस बाहर, गैमेट फॉर्मेशन इसी के अंदर होगा। ऐसा क्यों है कि मेल्स में टेस्टिस बाहर ही होते हैं, बॉडी के अंदर नहीं होते? ये क्वेश्चन आएगा आपको। इसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो कितना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है हमारे पास। इसकी वजह से टेस्टिस कहां लोकेटेड होते हैं, आउट ऑफ द बॉडी, और जिस पाउच में वो होते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। और अभी हम डिटेल स्ट्रक्चर किसका पढ़ रहे हैं, स्क्रोटम और टेस्टिस का। अंडरस्टूड? अच्छा, एक चीज और मुझे आपको समझानी है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपके क्या आएंगे, एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अच्छा, क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बताओ? टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब ये है वो पार्ट जिसके अंदर क्या हो, गैमेट फॉर्मेशन हो और हार्मोन प्रोड्यूस हो। तो टेस्टिस के अंदर क्या होता है, एक फंक्शन तो क्या है इसका, गैमेट फॉर्मेशन। यहीं पर आपके स्पर्म बनेंगे और कुछ इसेंशियल हार्मोन यहां पे रिलीज होते हैं। तो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, रिप्रोडक्टिव पार्ट का वो पार्ट जिसमें गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल्स में कौन सा है, टेस्टिस, जिसका डिटेल स्ट्रक्चर अभी हम कर रहे हैं। ये अब यहां पर प्रॉपर गैमेट बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा। फिर वो स्पर्म जिस जिस डक्ट से होते हुए निकलता है वो आएगा आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेसरी डक्ट। एक पार्ट इसका क्या है, एक्सेसरी डक्ट।
और फिर सारी डक्ट्स के साथ यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। आ जाओ पीछे, ठीक है, इतना समझ आया। क्या क्या बनाया है मैंने, स्क्रोटम बनाया है, स्क्रोटम का आप कट सेक्शन देख रहे हो, उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट मसल्स पड़ी है, एक है स्केलेटल मसल सेल जिसे क्रीमेस्टर बोला है, एक है डार्टोस जिसे स्मूथ मसल सेल बोला है, उसके अंदर टेस्टिस लोकेटेड है। नंबर ऑफ टेस्टिस कितने हैं, 2। नंबर ऑफ टेस्टिस कितने हैं पर मेल के, मतलब पर ह्यूमन मेल में कितने टेस्टिस होते हैं आपके, 2। अच्छा, अब स्केलेटल मसल सेल और डार्टोस का पहले फंक्शन समझा देती हूँ। देखो, आउट ऑफ द बॉडी ये लोकेटेड है। जब ठंड के सीजन में, जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो टेस्टिस को थोड़ी हीट की जरूरत है, तो स्केलेटल मसल सेल को आप अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो, तो आप इसे ऊपर की तरफ खींच सकते हो, तो ये बॉडी के टच में आएगा तो क्या मिलेगी इसको, हीट। तो बेसिकली डार्टोस और स्केलेटल मसल, ये दोनों मसल सेल्स स्क्रोटम के साइज को मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। अंडरस्टूड। चलो अब हम बात कर लें इसके अंदर की। अच्छा, मैं ये वाला पोर्शन थोड़ा सा रब कर रही हूँ कि मैं बहुत सारे नाम लिखूंगी तो आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। चलो मैं ये हटा दूं, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, हर एक टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने होते हैं नंबर में, वो कितने होते हैं, 250 ऐसे लोब्यूल्स होते हैं। किस कलर से बना दूं, इस कलर से। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ईच टेस्टिस कितने होते हैं, ये 250 इन ईच टेस्टिस। मतलब अगर मैं दोनों के मिला के बोलूं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 500। 250 प्लस 250 कितना होता है, 500, ठीक है। 250 इस टेस्टिस में, 250 इसमें, ठीक है। अच्छा, इस टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ही क्या बनेंगे आपके, स्पर्म बनेंगे। तो अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि मैं एक बड़ा सा टेस्टिकुलर लोब्यूल बना रही हूं, यहां पर ध्यान से देखो, ये मैंने एक ही बना दिया, 250 तो नहीं बना सकती, इसके अंदर का स्ट्रक्चर मुझे समझाना है तो मैंने एक ही बनाया है, ठीक है। इसके पास, इसके अंदर यहां पर पिंक कलर नहीं लेना है, ऑरेंज कलर, रेड कलर, यहां पर ऐसी पतली पतली ट्यूब्स होती हैं। इन ट्यूब्स का नाम क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दिख रहा है ये, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फाइनली स्पर्म इन ट्यूब्यूल्स के अंदर बनेगा। अंडरस्टूड। और यहां पर एक और सेल पड़ी होती है, इस कलर से बना रही हूं मैं, यहां पर इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, लेडिक सेल। इन सेल को हम क्या बोलते हैं, लेडिक सेल। एक बार फिर से बोल रही हूं, ध्यान से सुनो। स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल है, और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और लेडिक सेल है। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर दो चीजें हैं, ध्यान से समझना। एक है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और लेडिक सेल्स। बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं, बच्चे लेडिक सेल्स टेस्टिस के अंदर बना के आ जाते हैं, यहां पर टेस्टिकुलर लोब्यूल के बाहर। लेडिक सेल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होती है। अच्छा, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितनी होती है नंबर में, 1 2 3, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर कितना होता है, 1 2 3। ये बात समझ में आई। अच्छा, अब मुझे आपको ये समझाना है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर स्पर्म कैसे बन रहा है। तो मुझे आपको एक टेस्टिकुलर लोब्यूल कट करके दिखाना पड़ेगा, तो नया पेज लेना पड़ेगा इसके लिए मुझे। इतना स्ट्रक्चर दिमाग में छप गया है,
ध्यान से अच्छे से देखो। अब मैं सिर्फ ना टेस्टिस नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी टेस्टिकुलर लोब्यूल ओनली, या चलो टेस्टिस बना लेते हैं। ये स्क्रॉटम नहीं बना रही हूँ, ये बनाया मैंने एक टेस्टिस। कोई चीज है ऐसे है, उसको मैं आपको ऐसे कट करके सामने से दिखा रही हूँ, ऐसे इमेजिन कर। इसके अंदर टोटल कितने 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होना चाहिए, पर हम बनाएंगे एक ही लोब्यूल। ये मैंने एक लोब्यूल बना लिया। ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। टोटल कितनी होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल? 1 से 3। कितनी होती है? 1 से 3। तो मैं 1 से 3 तो नहीं बना रही हूं, मैं यहां पर 2 बना देती हूँ। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। अच्छा, और यहाँ पर एक्स्ट्रा में कौन सी सेल्स पड़ी होती हैं आपकी? लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स को मैं ऑरेंज कलर से बना दूंगी। ये कौन सी सेल पड़ी हुई है आपकी? लेडिक सेल। ठीक है, मैंने अभी क्या हुआ था आपको, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही फाइनली स्पर्म बनेंगे। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के पास भी कुछ चीजें होंगी। तो अगेन यहाँ पर 2 तरह की सेल्स हैं। हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। टेस्टिस, स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल, लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अगेन आपको 2 तरह की सेल्स मिलेंगी। ध्यान से समझना। एक है आपकी सर्टोली सेल्स, कुछ इस तरीके से होती है। ये क्या है? सर्टोली सेल्स। ये टाइट जंक्शन से ऐसे एक दूसरे से टाइटली कनेक्ट है। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम? सर्टोली सेल्स या फिर नर्स सेल। क्यों बोल रहे हैं इनको हम सर्टोली और नर्स सेल? क्योंकि ये ही ग्रोइंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती। ठीक है, अब फाइनली वो सेल बनाऊंगी मैं जो एक्चुअल में स्पर्म बनाने में हेल्प करता है, या जो आगे जाके स्पर्म में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। वो सेल यहां पर लोकेटेड है। व्हाइट कलर ले लेते हैं, व्हाइट कलर नहीं लिया। यहाँ सर्टोली सेल्स के बीच बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है, वहां पर क्या पड़ा हुआ है आपका? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया ही आगे जाके स्पर्म बनाएगा। अब ये बनाएगा कैसे, आपको थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा। देखो, जब पैदा होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी मेल, ह्यूमन मेल बचपन से ही स्पर्म बना रहा है, ऐसा नहीं होता है। 13 14 साल की एज में प्यूबर्टी हिट करती है उसकी बॉडी के अंदर। क्या करती है? प्यूबर्टी हिट करती है। उसका ब्रेन उसको सिग्नल देता है स्पर्म बनाने के लिए। देखो, ये जो सेल है, ध्यान से समझो इधर, ये जो सेल है, ये सेल आगे जाके एक हार्मोन रिलीज करेगी। लेडिक सेल्स आगे जाके हार्मोन रिलीज करेगी, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। आपने सुना होगा मेल्स में ये हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, और यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है आगे जाके स्पर्म फॉर्मेशन के लिए और मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ठीक है, तो ये हार्मोन, ये इस लेडिक सेल ने क्या करा? इस लेडिक सेल ने क्या करा? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज किया, ये हार्मोन रिलीज किया टेस्टोस्टेरोन। अब ये हार्मोन यहां जाएगा सर्टोली सेल के अंदर, और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, और स्पर्मेटोगोनियम को इन्फ्लुएंस करेगा स्पर्म बनाने के लिए। फिर ये आगे जाके स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पर्म, इस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में।
ठीक है, पर ये हार्मोन क्यों रिलीज हो रहा है बॉडी से और किस एज में हो रहा है? ठीक है, अब ये समझो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस एज में रिलीज हो रहा है और क्यों हो रहा है। आपकी बॉडी में आपका ब्रेन किस एज में, 13-14 साल की एज में आपका ब्रेन सिग्नल देता है आपकी बॉडी को ये हार्मोन रिलीज होने के लिए। अब ध्यान से समझना कि होता क्या है। देखो, ये आपका ब्रेन है, ये विजिबल है, ये आपका ब्रेन है मान लो, ठीक है। ब्रेन में यहां आगे की तरफ एक ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इस ग्लैंड का नाम क्या है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड के नीचे एक और ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको हम? पिट्यूटरी ग्लैंड। जब आप 13-14 साल की एज में आते हो, उस एज में हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है GnRH। मैं ना सबको जब इस कलर से बनाऊंगी ना, ये हार्मोन रिलीज हो रहा है, इस हार्मोन का नाम है GnRH। इसका फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैं आपको नोट्स में लिख पाऊंगी, स्पेस नहीं अभी, है ना। ये हार्मोन किसके पास जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, ठीक है। इस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करती है, एक का नाम है LH, एक का नाम है FSH। सेम फीमेल्स में भी यही होता है, दो हार्मोन रिलीज होंगे, एक होगा LH और एक होगा FSH। LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। सेम फीमेल्स में भी यही होगा, मेल्स में भी यही हो रहा है। ये LH हार्मोन किसके पास आएगा? लेडिक सेल के पास, और लेडिक सेल को इन्फ्लुएंस करेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करने के लिए। ये मैकेनिज्म चलता है। ये कब स्टार्ट हो जाता है आपके बॉडी के अंदर? 13-14 साल की एज में, इस एज में हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्यूबर्टी हिट करना। प्यूबर्टी हिट करने का मतलब होता है आप के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, जब आप 8th क्लास में होते हैं, स्पेशली बॉयज, जब आप 8th क्लास में होते हो तो आपके फाइनल एग्जाम जब खत्म होते हैं तो आप मैम से बोलते हैं मैम ओके बाय, नेक्स्ट ईयर मिलेंगे, लाइक। और जब आप 9th क्लास में आते हो, मैम ये मेरी कॉपी, ऐसा वाला एक चेंज आता है मेल्स के अंदर। वो चेंज क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं। मेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट होने का मतलब ये होता है दाढ़ी मूछे आ जाना, आवाज भारी हो जाना और स्पर्म फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन का। अब ये कैसे हो रहा है? हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि GnRH। इसके इन्फ्लुएंस में ये किसके पास गया? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज हुआ? LH और FSH। LH ने क्या किया? लेडिक सेल के पास गया और लेडिक सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज कराया? टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ब्लड वेसल के थ्रू देखो, टेस्टोस्टेरोन दो जगह जाएगा, एक तो जाएगा स्पर्मेटोगोनियम के पास, तो यहाँ पे बनेंगे स्पर्म। प्लस साथ साथ ये हार्मोन ऐसा नहीं कि यहीं कहीं रहेगा, ये आपकी पूरी बॉडी में जाएगा ब्लड वेसल के थ्रू, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में चेंज आते हैं। मेल्स की बॉडी मस्कुलर होती है, हाइट बढ़ जाती है, आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी मूछे आ जाती हैं, अंडरमाउथ में हेयर आ जाते हैं, बड़े सारे चेंजेस आते हैं टेस्टोस्टेरोन। मतलब ये बोल सकते हो आप, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की ही वजह से मेल में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। अंडरस्टूड? ये कब होता है? 13-14 साल की एज में। इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी हिट करना। क्या बोलते हैं इसको हम? प्यूबर्टी हिट करना। और जब एक बार स्पर्म फॉर्मेशन शुरू हो जाता है मेल्स में, तो 80-80 साल तक मेल्स की बॉडी के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता रहता है। ऐसा नहीं है, एक काफी ओल्ड एज व्यक्ति भी, उसकी बॉडी के अंदर भी स्पर्म बनते हैं। फीमेल्स के साथ ऐसा नहीं है। फीमेल की बॉडी में जब प्यूबर्टी हिट करती है तो एग फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एज, 40 से मतलब 50 साल तक की एज तक ही एक फीमेल गैमेट बना सकती है, उसके बाद नहीं। अब तो ये एज और कम हो गई है, पर मेल्स में ऐसा नहीं होता है। मेल्स में गैमेट फॉर्मेशन एक बार शुरू हो गया तो 80-80 साल तक मेल्स बनाते रहते हैं। अंडरस्टूड? ये समझ आया? इसमें कोई डाउट? पक्का? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझ में आया? अच्छा, अब फाइनली जब यहां पर बन गया है तो मैंने कहां पे बनाया है आपका? यहां पर हमारे गैमेट बने, इस ट्यूब्यूल्स के अंदर गैमेट बने। यही हुआ है ना, जब ब्रेन से हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज हुआ, GnRH से
पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया, वहां से LH FSH हुआ, वो LH किसके पास आया, लेडिक सेल के पास आया, लेडिक सेल किसके अंदर, ये इसने क्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज किया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके अंदर गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन हुआ, फिर ये स्पर्म यहाँ से कुछ डक्ट की हेल्प से इसके बाहर निकल जाता है, ऐसा प्रोसीजर। अब ये कैसे होता है ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक चीज और मुझे आपको बतानी थी इसमें, बस इसका क्या काम है, एफएसएच का। एफएसएच हार्मोन किसके पास जाएगा, एफएसएच हार्मोन ध्यान से देखो, एफएसएच हार्मोन जाएगा सर्टोरी सेल के पास। ऐसा क्यों होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाता है तो वो बाहर आने की कोशिश करता है बार बार, अगर वो बाहर आया तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो एफएसएच हार्मोन सर्टोरी सेल के पास जाता है और हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज कराता है। क्या रिलीज कराता है ये, हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन। हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बाहर नहीं आने देगा, ये काम होता है एफएसएच का। अंडरस्टूड, चलो फिर से करूं पीछे, ठीक, समझ आया तुमको, कोई डाउट, पक्का।